पेन और कॉपी लेकर हो जाइए सेट, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी लेकर आ गया है पैट। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, हिंदी की ज़बरदस्त क्लासें हमारे चैनल पर रोजाना होती हैं। तो दोस्तों, हम हिंदी के अंदर जो अभ्यास कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे, वो चैप्टर का नाम था शब्द भेद। तो दोस्तों, शब्द भेद का हम एक वीडियो, एक क्लास ले चुके हैं। आज जो क्रम है दोस्तों, वो दूसरी क्लास हमारी होगी। ठीक है, तो दोस्तों, पहले वीडियो में जो मोटी मोटी बात हमने जानी थी, उसमें जानी थी कि हिंदी में जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर किया जाता है। पहला आधार क्या था? इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा क्या था? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। और तीसरा क्या था? रूप या प्रयोग के आधार पर। और चौथा था अर्थ के आधार पर। तो जिसमें से कि हमने इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पढ़ लिया था। इसमें 5 प्रकार के शब्द आते थे, 5 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण था। किसमें? उत्पत्ति के आधार पर, है ना। जो पहला ही आधार था उत्पत्ति के आधार पर, तो इसमें दोस्तों 5 प्रकार होते थे, वो हमने जाने थे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो आज जो दोस्तों क्रम है वो है दूसरा। और दूसरे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। अब दोस्तों, सीधे सीधे जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, हम सीधे सीधे उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम आपको कोई बात बताएं, आप उस बात को व्यर्थ ना समझें। जरूर उस बात का कुछ ना कुछ अपने आप में महत्व होता है, और सीधा सीधा वहीं से आपके लिए सवाल भी पैदा हो जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो भी हम बताएंगे दोस्तों वो इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और मेरे साथ आप हिंदी की तैयारी कीजिए। चलिए दोस्तों, तो इसमें व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, यहाँ से जो पहला ही सवाल आपसे बन जाता है वो ये बन जाता है कि इसके आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी ये हमसे इस तरीके से भी पूछा जाता है, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार से विभक्त किया गया है, वर्गीकरण किया गया है या बांटा गया है। तो दोस्तों, आप कहेंगे 3 प्रकार, है ना। कितने प्रकार? 3 प्रकार। और ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसी के बारे में हम विशेष रूप से आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं दोस्तों, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं रूढ़ शब्द, दूसरे होते हैं यौगिक शब्द, इसके बारे में शायद आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। और तीसरे नंबर पर होता है दोस्तों योग रूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बारे में हम नंबर वारी से चर्चा करेंगे। तो इसलिए आपसे परिभाषाओं से सवाल आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। तो इसलिए दोस्तों, ये डायग्राम बनाने के साथ साथ आप परिभाषाएं भी लिख लिया कीजिए जो हम आपको बताते हैं। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार से बांटा जाता है। यही आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप जवाब दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं रूढ़ शब्द से। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, खबरें चल ही रही हैं, आपने न्यूज़ में पढ़ लिया होगा या किसी यूट्यूब चैनल पर देख लिया होगा। क्या देख लिया होगा? कि आजकल यूपी ट्रिपल एससी ने इस समय पैट की वैकेंसी निकाली हुई है। दोस्तों, उसके बारे में मैं आपके लिए बहुत जल्द 5 या 10 मिनट का एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमें किस रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए, हमें कितना समय मान करके चलना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। दोस्तों, बहुत ही छोटा सिलेबस है, आपको पढ़ने में भले ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इस बार जो यूपी ट्रिपल एससी ने सबसे अच्छा जो काम किया है वो ये किया है कि एक तो इतने दिन पहले ही सिलेबस दे दिया है। दूसरा जो अच्छा काम किया है कि सिलेबस का वर्गीकरण के साथ करने के साथ साथ ही उसे और अंदर से बांट दिया है। यानी इतिहास, तो इतिहास से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो ये आपको पता है, आपने पढ़ लिया होगा।
तो इसके बारे में मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं, शायद आपको कल सुबह तक वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, उसके बारे में कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना, और क्या हमारी पढ़ने की रणनीति होनी चाहिए, कम समय में हम ज़्यादा मार्क्स के लिए किस तरीके से अध्ययन करें। तो साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम पैट की पूरी तैयारी अपने ही चैनल पर आप लोगों को कराएंगे। ये थी दोस्तों जानकारी जो आपके काम की थी। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों रूढ़ शब्द के बारे में। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि आप परिभाषाओं पर थोड़ा ध्यान दें। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द, ठीक है। तो दोस्तों वो शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सकें, ठीक है। मैंने क्या कहा? सार्थक खंड ना हो सके। अब इस बात में दोस्तों ये सार्थक शब्द छुपा हुआ है। इसका मतलब है कि शब्द भाई टूट तो कोई भी शब्द जाएगा, खंड तो किसी भी शब्द के हो जाएंगे। मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे कि राम लिख दिया है ना, अब मैं इसको तोड़ना चाहूँ, इसके खंड करना चाहूँ, तो ये टूट गया। इसमें क्या है? तोड़ना ही तो था, तोड़ दिया हमने। और भी इसको अंदर जाके तोड़ देंगे, रा को अलग कर देंगे, आ को अलग कर देंगे, माँ को अलग कर देंगे, आ को अलग कर देंगे, और भी ज़्यादा इसको खंडित कर देंगे हम। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात लिखी गई है वो लिखी गई है सार्थक। सार्थक खंड ना हो सके। तो राम का अगर रा अलग कर दें, माँ अलग कर दें, तो दोस्तों इनका कोई अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। ये केवल एक वर्णमाला के ही वर्ण बनकर रह जाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो वे शब्द जिनके एक सार्थक खंड ना हो सकें, ठीक है। पहली बात जो रूढ़ शब्द में आती है। फिर दूसरी बात जो इसमें लिखी हुई है दोस्तों, जो हमें समझनी चाहिए, वे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से ना बने, है ना, जो शब्दों के मेल से ना बने हों, शब्दों के मेल से ना बने हों, मतलब दूसरे शब्दों के मेल से ना बने हो। आप पूरा ही लिखना, मैं तो समय की थोड़ी सी पाबंदियां हैं दोस्तों, इसलिए शॉर्ट लिख देता हूं, छोटा छोटा लिख देता हूं, लेकिन आप तक बात मेरी पूरी पहुंच जाती है, ठीक है। सार्थक खंड ना हो सके, शब्दों के मेल से ना बने हो, उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। और इनका ही जो दोस्तों दूसरा नाम है, इन्हें और क्या क्या कह देते हैं? तो इन्हें ही दोस्तों मौलिक शब्द भी कहा जाता है, और इन्हें ही दोस्तों अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। ये दोस्तों पूछा गए सवाल है दोनों कि मौलिक शब्द किसे कहते हैं। तो आज से आप ध्यान रखेंगे कि रूढ़ शब्दों को ही मौलिक शब्द कहते हैं, और अयौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्दों को ही अयौगिक शब्द भी हम लोग कहते हैं। अब इसके हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा मुँह। मुँह एक सार्थक शब्द है, इसका एक अर्थ है अपने आप में, है ना। जैसे ही हम मुँह कहते हैं, हमारे माइंड में एकदम हमारे मुंह की तस्वीर आ जाती है, या हम समझ जाते हैं कि हाँ मुंह है, मतलब ये एक सार्थक शब्द है। या कोई शब्द है चावल, है ना, ये भी एक सार्थक शब्द है। घर, ये भी एक सार्थक शब्द है। घोड़ा, ये भी एक सार्थक शब्द है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ सार्थक खंड ना हो सकें। अब हमें ये देखना है क्या इनके सार्थक खंड हो सकते हैं या नहीं। मुंह को आप अलग कर दोगे, हाँ को आप अलग कर दोगे, नहीं आएगा इसका अर्थ निकल करके। बात आती है चावल की। दोस्तों इसका दो तरीके से खंड हो सकते हैं, चा प्लस बल, चा प्लस बल, और चाव प्लस ला। इस तरीके से तो हम इसको तोड़ सकते हैं, बस दो ही तरीकों से हम इसे तोड़ सकते हैं, इसको खंड कर सकते हैं। दोस्तों ना तो इसका कुछ अर्थ है और ना ही इसका कुछ अर्थ है। तो चावल कैसा शब्द हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। चाव का भी कोई शब्द अर्थ नहीं होता और ला का भी कोई अपने आप में अर्थ नहीं होता, तो ये कैसा शब्द हो गया? ये रूढ़ शब्द हो गया। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि बल तो ताकत को कहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं बल वो ये वाला होता है, इसमें पेट चिरा हुआ वाला बा आता है, ना कि ये अर्धस्वर है। स्वरों के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अब दोस्तों ये इसके एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल से आपके बात समझ में आ गई होगी। घर के आप टुकड़े करें, घोड़ा के टुकड़े करें, तो आपको कभी भी सार्थक खंड नहीं होंगे, और ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों रूढ़ शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज के बाद आप देखते ही सही उत्तर का चयन कर लेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे तरीके पर,
जो दूसरा प्रकार है दोस्तों वो है इसका यौगिक शब्द। अब दोस्तों इसका शाब्दिक ही अर्थ अगर आप देखें, इसमें योग छुपा हुआ है, और योग आप करते ही हैं जब मैथ की क्लास लेते हैं ब्रजेश सर से, तो योग माने होता है जोड़, जोड़ है ना, एडिशन। तो इसलिए दोस्तों इसका शाब्दिक ही अर्थ ये है कि जो मेल से बना हुआ हो, मेल से मतलब जुड़ के बना हो, है ना, जोड़ना ही तो होता है योग का अर्थ, तो इसके नाम में ही इसका अर्थ निकल करके आता है। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बिना बताए भी आप समझ सकते हैं कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं हम यौगिक शब्द। ठीक है दोस्तों, देखो इसके खंड कर देंगे ना, इन शब्दों के हम खंड कर देंगे ना, तो एक शब्द ऐसा जरूर निकलेगा दोस्तों जिसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकल रहा होगा, और ऐसी स्थिति में जो शब्द आता है उसी को हम कहते हैं यौगिक शब्द। इससे पहले जो हमने पढ़ा रूढ़ शब्द, उसको हम टुकड़े करने के बाद किसी भी तरफ का अर्थ नहीं निकलता था। जैसे कि राम मैंने एग्जाम्पल बताया था, रा अलग हो गया, माँ अलग हो गया, ना तो रा का कोई अर्थ रहा ना ही माँ का कोई अर्थ रहा। लेकिन यहाँ पर जब दोस्तों टुकड़े होंगे ना, तो एक शब्द का अर्थ अवश्य निकल कर आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों इसके, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। जैसे कि दोस्तों एक शब्द मैंने ले लिया विज्ञान, ठीक है, और दूसरा शब्द मैंने ले लिया सामाजिक, तीसरा शब्द मैंने ले लिया विद्यालय, और चौथा शब्द मैंने ले लिया राजपुत्र। ठीक है, देखो इसको तोड़ते हैं, बी प्लस ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है दोस्तों समाज प्लस एक, संधि में आपको समझा चुका हूं, इसलिए यहां पर बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। अगर संधि का वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी हिंदी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर जाइए, सारी वीडियो देखिए जो अब तक हमने पढ़ाई है। इसलिए दोस्तों हम तुरंत इसके टुकड़े कर रहे हैं। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा राजा का भी अर्थ है, पुत्र का भी अर्थ है, विद्या का भी अर्थ है, आल्य का भी अर्थ है, समाज का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ है। मतलब जो भी यौगिक शब्द होंगे उसमें अगर टुकड़े हम करेंगे तो कम से कम एक शब्द का तो कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलेगा, या हो सकता है दोनों का ही अर्थ निकल आए। जैसे कि यहाँ ज्ञान का अर्थ, समाज का अर्थ, विद्या का भी अर्थ होता है, आल्य का भी होता है, राजा का भी होता है, पुत्र का भी होता है। अब दोस्तों याद करो वो दिन जब हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा रहे थे। ठीक है, याद करिए और दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए। हमने सबसे पहले उस क्लास को शुरू करने से पहले जो आपको एक बात बताई थी वो यौगिक शब्दों के बारे में ही बताई थी। और हमने उस समय ये बात क्यों बताई थी भाई, वो चैप्टर तो उपसर्ग और प्रत्यय का था, लेकिन उसमें भी हमने यौगिक शब्द के बारे में आपको क्यों बताया था, वो इसलिए बताया था दोस्तों क्योंकि यौगिक शब्दों का निर्माण 3 प्रकार से होता है। कैसे होता है? 3 प्रकार से होता है। पहला प्रकार है दोस्तों उपसर्ग के आधार, ये भी आप लिखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपसे कई बार ये आपकी परीक्षा में आया भी है और आगे भी प्रबल आने की इसकी संभावना है। क्या कि यौगिक शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है? तो आप कहेंगे 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। अब वो कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों? तो पहला जो प्रकार है वो है दोस्तों उपसर्ग से, दूसरा जो प्रकार था वो था प्रत्यय से, और तीसरा जो प्रकार है वो है समास से। ये बात हमने आपको उपसर्ग और समास वाले चैप्टर में बताई थी
क्योंकि हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने वाले थे, इसलिए यौगिक शब्दों को थोड़ा सा वहाँ पर समझाना अनिवार्य हो गया था। और हमने आपको बताया था कि उपसर्ग यौगिक जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास से। आइए देखते हैं दोस्तों ये कैसे कैसे बनते हैं। तो ये मैंने क्यों नहीं मिटाया है, चाहता तो मैं इस सबको मिटा कर भी आपको वो बात समझा सकता था, ये बात यहीं पर छुपी हुई है। इसलिए आइए देखते हैं उपसर्ग से कैसे होता है, प्रत्यय से कैसे होता है, समास से कैसे होता है। और आपने अगर क्लासें ली हैं तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, जो शब्द के आगे लगकर, आदि में लगकर उसके अर्थ में कुछ विशेषता ला देता है, क्या होता है, उपसर्ग होता है। और ये क्या है, उपसर्ग है। ज्ञान में उपसर्ग लगा भी तब ये शब्द बना विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो विशेषता आ गई या परिवर्तन आ जाए शब्द में आगे लगने से। ऐसा शब्दांश जो शब्द के आगे लगे, मतलब आदि में लगे, और उस शब्द में या तो विशेषता ला दे या परिवर्तन ला दे, तो वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो ये क्या है, उपसर्ग है। ज्ञान में लगा और ज्ञान का हो गया विज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगे, वो शब्द में विशेषता ला दें या शब्द में ही परिवर्तन कर दें, क्या होते हैं वो होते हैं प्रत्यय। एक शब्द था समाज, और समाज में पीछे लगा एक, तो ये क्या है, प्रत्यय है। और इस प्रत्यय से बन गया सामाजिक। फिर दूसरी बात दोस्तों, जो हमारे कारक चिन्ह होते थे, कारक चिन्ह कर्ता ने, कर्ता को, सॉरी दोस्तों मैं थोड़ा सा भाव में बह गया, मतलब जितने भी कारक चिन्ह होते थे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, तो ये होती हैं विभक्तियाँ, कर्ता की ने, कर्म की को। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं विभक्तियाँ, कारक विभक्तियाँ। और यही कारक विभक्तियाँ हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत काम में आती हैं, इनका उपयोग होता है। समास का वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख लीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर दे सकते हैं के लिए, का, ये क्या है, ये सामासिक विभक्ति है दोस्तों। तो इसका मतलब ये जो शब्दों का निर्माण हुआ है ये समास से हुआ है, और यहाँ जो शब्द का निर्माण हुआ है ये आपका, ये भी समास से हुआ है। अगर आपने मेरी वीडियो निरंतर रूप से देखी हैं तब तो यहाँ पर आपको बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये सारी बातें हम समास में पढ़ चुके थे। विद्या के लिए आल्य, विद्यालय, राजा का पुत्र, राजपुत्र, है ना। तो दोस्तों ये बना शब्द, ये दोनों शब्द बने समास से, ये बना प्रत्यय से, ये बना उपसर्ग से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वो तीनों ही प्रकार मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतिम पड़ाव की ओर, और अंतिम जो प्रकार बचा है दोस्तों वो बचा है योग ऋण। अंतिम क्या बचा है, वो बचा है योग ऋण, तीसरे नंबर का। ठीक है, योग ऋण। योग ऋण शब्द क्या होते हैं दोस्तों, ये बनावट की दृष्टि से तो यौगिक ही होते हैं। यौगिक का मतलब जोड़ना ही तो होता है, जो दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना, जुड़कर बना, वो होता है यौगिक। तो बनावट के आधार पर तो दोस्तों ये भी यौगिक ही होते हैं। बनावट इनकी भी दो या दो से अधिक शब्दों से ही होती है, लेकिन अर्थ के हिसाब से ये योग ऋण हो जाते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे वे शब्द जो बनावट की दृष्टि से तो यौगिक ही होते हैं, लेकिन उनका एक विशेष अर्थ निकल कर आता है, उनका अर्थ ऋण हो जाता है, इसलिए उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, योग ऋण शब्द कहते हैं। इसका एक दो एग्जाम्पल से हम बात समझते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने शब्द लिखा पीताम्बर, ये एग्जाम्पल कई बार आपके सामने आ गया है। तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर, ये हमने लिखा। तो दोस्तों पीत का मतलब होता है पीला, और अंबर का मतलब होता है दोस्तों कपड़ा, पीले वस्त्र धारण करने वाला, पीले कपड़े पहनने वाला आम भाषा में। ठीक है दोस्तों, अब ये दो शब्दों से ही तो मिलकर बना है, पीत से और अंबर से, तो यौगिक ही है। यौगिक की तो परिभाषा यहाँ पर काम आई ना भाई। यौगिक क्या कहता था, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो बनावट के आधार पर तो ये यौगिक ही है। लेकिन जब हम पीताम्बर शब्द सुनते हैं, तुरंत हमारे मन में जो एक धारणा होती है वो उत्पन्न होती है कृष्ण भगवान की, क्योंकि कृष्ण भगवान पीला वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, तो जो एक विशेष अर्थ ले आए, पीताम्बर सुनते ही विशेष अर्थ हमारे मन में क्या आया, एकदम से आ गया कृष्ण भगवान। तो ये क्या हो गया, हमारा योग ऋण शब्द हो गया।
ठीक है दोस्तों। अब इसका एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं दोस्तों, जैसे कि हमने देखा जलज, तो ये भी दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस जा। जा का मतलब होता है जन्म लेना, जल प्लस जा, अर्थात जो जल में जन्म लेता है उसको हम कहते हैं जलज। अब जल में तो बहुत सारी चीज़ें जन्म ले सकती हैं, मछलियाँ भी ले सकती हैं, अन्य जीव जंतु होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, वनस्पतियाँ जो जल में ही पैदा होते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों जलज जो इस्तेमाल होता है वो केवल और केवल कमल के लिए इस्तेमाल होता है। जलज सुनते ही मन में भाव आता है कि जलज हम कहते हैं कमल को। इसका जलज के तो अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ की बात कर रहा हूं, तो जल में जन्म लेने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन विशेष अर्थ क्या है कि ये केवल कमल के लिए ही प्रयोग में आता है। शाब्दिक अर्थ क्या है? जल में जन्म लेने वाला। शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है ये केवल कमल के लिए प्रयोग होता है। इसलिए दोस्तों ये हो जाता है योग ऋण शब्द। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने आपसे कहा चौराहा, क्या कहा मैंने? चौराहा, चौराहा कहा, तो इसका भी हो गया चार राहों वाला, चार राहों वाला। ये भी दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, चार और राहें। तो इसका कोई विशेष अर्थ आप निकाल सकते हैं, एक निश्चित एक विशेष अर्थ जो किसी एक वस्तु पर, एक व्यक्ति पर जाकर ठहर जाए। क्या आप ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि चौराहा की जैसे ही आपके मन में ध्वनि, आपके कान में ध्वनि सुनाई दी चौराहा की, तो आपके मन में एकदम दिमाग में आया उस मोहल्ले का चौराहा हो सकता है, उस गांव का चौराहा हो सकता है, उस गली का चौराहा हो सकता है, उस शहर का चौराहा हो सकता है, लेकिन किसी एक विशेष स्थान के लिए चौराहा शब्द इस्तेमाल नहीं होता। तो ये केवल यौगिक शब्द है, ना कि योग ऋण। ठीक है, तो ये इसलिए समझाया क्योंकि दोस्तों कुछ शब्द यौगिक होते हैं, कुछ योग ऋण होते हैं। इसके देखो, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन? गणेश भगवान। दशानन, 10 हैं सर जिसके, कौन? रावण। चतुर्भुज, 4 हैं बाहें जिसकी, विष्णु भगवान। ठीक है। महादेव, जो देवों में महान हो, कौन है? शंकर भगवान। नीलकंठ, कंठ है नीला जिसका, कौन है? शंकर भगवान। विशेष अर्थ निकल कर आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है। और महाबली कौन है? हनुमान, है ना। महाबली कौन है? हनुमान भगवान जी। तो इसलिए दोस्तों ये सारे के सारे शब्द क्या हो जाते हैं? योग ऋण हो जाते हैं। आपको एक बात जो आसानी से याद रहे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों जितने भी हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सारे ही सारे योग ऋण शब्द होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए